अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 31 क्लास 10th का है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है सेट्स एंड फंक्शंस। तो आज हम देखेंगे सेट्स एंड ऑपरेशंस ऑन सेट। सेट क्या होता है और उसके ऊपर हम कुछ ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेट हमारे पास क्या है। सेट कहते हैं कि हमारे पास जो है कोई भी हमारे पास कलेक्शन होती है, उस कलेक्शन में जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, जो एलिमेंट्स होंगे वो डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइन होने चाहिए। देखिए सेट की पूरी डेफिनेशन यूँ बनेगी कि कलेक्शन अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। बल्कि हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होंगे और वो एलिमेंट्स की कलेक्शन जो होगी उसमें ये दो कंडीशंस होनी चाहिए। नंबर 1 पे कि वो एलिमेंट्स जो हैं, जो वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए। डिस्टिंक्ट के मीनिंग होंगे डिफरेंट, मतलब कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो, और वेल डिफाइन होने चाहिए। अब फॉर एग्जांपल हम यूँ लेते हैं कि हमारे पास जो है कोई एक सेट है A = 1 2 3। अब इसमें देखें स्टूडेंट्स के 1 2 3 कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, तो ये सारे एलिमेंट क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं। इसकी फर्स्ट कंडीशन इस कलेक्शन की पूरी होगी है। ये नंबर्स की हमने कुछ कलेक्शंस ली हुई है, और 1 2 3 ये वेल डिफाइन है कि ये नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। और जो ये 1 2 3 लिखे हुए हैं इसको हम एलिमेंट्स भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं। तो इसका मतलब अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये वाला जो सेट है या नहीं है, तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारा सेट, हमारे पास जो है ये सेट है, क्योंकि इसकी दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। अब उसके बाद सेट को लिखने के, रिप्रेजेंट करने के कुछ रूल्स होते हैं कि सेट का जो नेम होगा ये हमेशा हम जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। जो अल्फ़ाबेट लेटर्स हैं A to Z, हम कोई भी लेटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे, स्मॉल अल्फ़ाबेट लेटर यूज़ नहीं करेंगे। उसके साथ जो एलिमेंट्स होंगे, अगर इसमें अल्फ़ाबेट लेटर्स आ जाएँ, सपोज दैट मैं इस तरीके से सेट को राइट करता हूँ, B हमारे पास जो है A B C, तो जो एलिमेंट्स होंगे, जो ऑब्जेक्ट्स से हम कलेक्शन लेंगे, ये स्मॉल लेटर्स होने चाहिए। जबकि जो सेट का नेम होगा ये कैपिटल लेटर होगा। और जो सेट के लिए हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ये ज़रूरी है कि हम करली ब्रैकेट यूज़ करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के हमारे पास 4 टाइप्स हैं। बार है, कर्व ब्रैकेट है जिसे हम पैरेंथेसिस भी कहते हैं, उसके बाद करली ब्रैकेट है, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट है। तो सेट के लिए हम करली ब्रैकेट यूज़ करेंगे, इसके अलावा और कोई भी ब्रैकेट यूज़ नहीं करेंगे। और जो नंबर्स, जो अल्फ़ाबेट लेटर्स, जो ऑब्जेक्ट्स जो हमारे पास कलेक्शन होगी, हर एलिमेंट को कोमा की मदद से सेपरेट करेंगे। जब कोमा लग जाएगा तो हमारा जो सेकंड एलिमेंट हो जाएगा। अगर इस सेट में ये देखा जाए कि इसमें सेट्स में कितने एलिमेंट्स हैं, तो इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। इसी तरीके से सेट बी में भी 3 एलिमेंट्स हैं। लेकिन अगर मैं इस तरीके से कोई सेट राइट करूँ 1 2, तो ये एक एलिमेंट इसका काउंट किया जाएगा। 12 2 एलिमेंट्स नहीं होंगे। सेकंड एलिमेंट कब बनेगा, जब कोमा लग जाएगा तो सेकंड एलिमेंट आ जाएगा। अब ये तो थे स्टूडेंट जिसको हमने देखा कि ये सेट हैं, ये एलिमेंट्स जो हैं ये डिस्टिंक्ट थे और वेल डिफाइंड थे। अब हम कुछ ऐसे लेते हैं कि जो सेट ना हो, लेकिन सेट की फॉर्म में ज़रूर लिखे हों, लेकिन वो सेट नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक सेट मतलब यूँ लिख लेता हूँ, कलेक्शन कुछ लिखता हूँ। हमारे पास कलेक्शन है 1 2 3 1। अब इससे ये कहा जाए कि आपसे ये कहा जाए कि इसको आइडेंटिफाई करें कि ये सेट है या नहीं है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन देखेंगे कि क्या जितने भी कलेक्शन के एलिमेंट्स हैं क्या ये डिस्टिंक्ट हैं, तो कोई भी एलिमेंट रिपीट तो नहीं हो रहा। अब इसमें 1 रिपीट हो रहा है, तो इसलिए जो है डी सेट हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स हैं इस कलेक्शन के, जो नंबर्स के हमने कलेक्शन ली है, ये डिस्टिंक्ट नहीं है। इस तरीके से अगर हम जो कोई स्टेटमेंट में लिख लेते हैं कि जो वेल डिफाइंड ना हो, फॉर एग्जांपल हम जो है एक कलेक्शन लेते हैं, वो कहता है कि द स्टूडेंट्स इन स्कूल। अब वो कहते हैं कि स्कूल में तलबा का सेट हमने लेना है, जो कलेक्शन लिए, तो अब ये वेल डिफाइंड नहीं है। ज़ाहिर बात है जितने भी स्टूडेंट्स होंगे हर स्टूडेंट दूसरे से डिस्टिंक्ट होगा, लेकिन इसमें वेल डिफाइन नहीं है कि किस स्कूल की वो बात कर रहा है, या किस सिटी की, या किस कंट्री की बात कर रहा है। तो ये वाली जो कलेक्शन हमने ली हुई है ये भी सेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये वाली जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइन नहीं है। उसने ये डिफ़ाइन नहीं किया हुआ है कि
स्कूल में जो तलबा हैं वो किस स्कूल में हैं। तो इस तरीके से अगर जो है यही कलेक्शन वो यूँ लिख देता कि E इज़ इक्वल टू द स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास। अगर वो 7th क्लास साथ में क्लास मेंशन कर देता है कि 7th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो फिर ये वाली जो कलेक्शन होनी थी, ये कलेक्शन हमारे पास सेट्स होना था। कि यहाँ पे उसने वेल डिफाइन कर दिया कि 7th क्लास के हमने जस्ट स्टूडेंट्स लेने हैं और किसी भी क्लास के हमने स्टूडेंट्स नहीं लेने, चाहे हम किसी भी स्कूल से लें, लेकिन जस्ट हम लेंगे 7th क्लास के। तो ये वेल डिफाइन स्टेटमेंट, फिर ये वाला जो स्टेटमेंट जो कलेक्शन होगी ये हमारे पास क्या होगा, सेट होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास जो है कुछ सम इम्पोर्टेंट सेट्स हैं। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को जो है हम n से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें सेट ऑफ जो नेचुरल नंबर है इंपॉर्टेंट सेट में, इसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो नंबर इसमें आती है कलेक्शन में, इसमें नंबर्स आते हैं 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। इस तरीके से हमारे पास जो है सेट ऑफ होल नंबर्स होते हैं। सेट ऑफ होल नंबर को हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। और सेट ऑफ होल नंबर में क्या होंगे, जो होल नंबर्स होंगे उससे कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे, तो ये हमारे पास सेट बन जाएगा। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो सेट ऑफ होल नंबर्स में आ जाएंगे 0 1 2 3 4 5, इस तरीके से अप टू सो ऑन, मतलब कंटिन्यू रहेंगे। तो ये हमारे पास जो है कलेक्शन आ जाएगी। सेट ऑफ होल नंबर्स में 0 1 2 3 4 5 नंबर्स आ जाएंगे। इस तरीके से सेट ऑफ होल नंबर के बाद हमारे पास होते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर। तो सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर को हम कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी Z से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसे। अब इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर में 0। अब होल नंबर में ये था कि जस्ट पॉजिटिव नंबर आए थे, जबकि सेट ऑफ इंटीजर में हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होते हैं। मतलब +-1 +-2 +-3, इस तरीके से ये चलते जाएंगे। अब इसी को हम यूँ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स को, जिसे हम Z से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास जिस तरीके से हम नंबर लाइन में लिखते हैं कि हमारे पास 0 सेंटर में आ जाए, 1 2 3 अप टू सो ऑन, इस तरीके से ये वाले नंबर्स नेगेटिव नंबर लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे, -3, इस तरीके से ये चलते जाएंगे। तो इसको लिखने के दो मेथड हैं, मतलब कि इस तरीके से कंबाइन कर दें। अब इसमें भी -1 भी है +1 भी है, अगर इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो यूँ फॉर्म में आ जाएंगे। अब होल नंबर में और सेट ऑफ इंटीजर नंबर में क्या है कि होल नंबर भी 0 से स्टार्ट होते हैं, जबकि ये भी 0 से स्टार्ट हुए थे। लेकिन सेट ऑफ इंटीजर नंबर में नेगेटिव नंबर भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, जबकि होल नंबर में जस्ट पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। अब सेट ऑफ इंटीजर नंबर के बाद होते हैं सेट ऑफ इवन नंबर एंड सेट ऑफ ऑड नंबर। सेट ऑफ इवन नंबर्स कौन से होते हैं कि ऐसे नंबर्स जो 2 के डिविजिबल हों, एग्जैक्टली डिविजिबल हों, मतलब कि 2 के टेबल में आ जाएं। वो पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, वो नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। तो 0 +-2 +-4 +-6 अप टू सो ऑन। अब अक्सर ये क्वेश्चन रेज किया जाता है कि जो 0 जो है ये हमारे पास जो है इवन नंबर है या नहीं है। तो बाय डेफिनेशन हम चेक करेंगे। इवन नंबर की ये डेफिनेशन थी कि ऐसे नंबर जो 2 के एग्जैक्टली डिविजिबल हों, या ऐसे नंबर्स जो 2 के फैक्टर्स हों, या ऐसे नंबर जो 2 के टेबल्स में आ जाएं। तो अगर हम 2 का टेबल पढ़ें, 2 0 और क्या होता है 0, या 0 डिवाइड बाई 2 करें तो तभी हमारे पास जो है आंसर 0 बनेगा। मतलब कि 0 जो होता है ये 2 के साथ 2 के टेबल में अगर किया जाए तो 0 2s आर 0 बनता है। तो ये बाई डेफिनेशन ये 0 जो होगा ये इवन नंबर में इंक्लूड होगा। अब इवन नंबर जो हैं ये पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं। इस तरीके से ऑड नंबर जो होते हैं ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 के डिविजिबल ना हों, और ये जो है 1 से स्टार्ट होते हैं, +-1 +-3 +-5 +-7, इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं इसको हम कहते हैं सेट ऑफ ऑड नंबर्स। उसके बाद जो होते हैं हमारे पास जो होते हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर्स होते हैं। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स में ऐसे नंबर्स आएंगे जिनके जस्ट 2 फैक्टर्स हों। कौन कौन से फैक्टर्स होने चाहिए, 1 एंड इटसेल्फ। देखिए हमारे पास 2 ही फैक्टर्स होंगे। फैक्टर्स का मतलब होगा कि ऐसे नंबर्स जो खुद पे डिवाइड हों और 1 पे डिवाइड हों, इसके अलावा किसी भी दूसरे नंबर पे डिवाइड ना हो, तो वो 2 से स्टार्ट होते हैं। 2 जो है ऐसा नंबर है जिसके 2 ही फैक्टर हैं, 1 और 2। इसी से 3 ऐसा नंबर है
जिसके 2 ही फैक्टर हैं 1 एंड 3, जबकि 4 ऐसा नंबर है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। 4 जो है 1 पे भी डिवाइड होता है, 2 पे भी डिवाइड होता है और 4 पे भी। तो प्राइम नंबर की ये डेफिनेशन है कि जस्ट ओनली 2 फैक्टर्स होने चाहिए 1 एंड इट्ससेल्फ, इसलिए 4 जो है ये प्राइम नंबर्स में नहीं इंक्लूड होगा। तो हमारे पास जो है उसके बाद आ जाएगा 5, 5 के बाद आ जाएगा 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद आ जाएगा 13, 13 के बाद आ जाएगा 17, 17 के बाद आ जाएगा 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद 41, 43, 47 अप टू सो ऑन। इस तरीके से ये चलते जाएंगे। मतलब वो नंबर्स आएंगे जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होंगे 1 एंड इट्ससेल्फ। उसके बाद स्टूडेंट्स कंपोजिट नंबर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं कि जो प्राइम नंबर्स में इंक्लूड नहीं होते, द सेट ऑफ कंपोजिट, जिसे हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। अब इसमें ऐसे नंबर्स आएंगे जो प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन यूँ बनेगी कि ऐसे नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, तो कि 1 और इट्ससेल्फ के अलावा किसी दूसरे नंबर पे जो नंबर्स डिवाइड हो जाएं, उन नंबर्स को कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। और ये जो कंपोजिट नंबर्स हैं ये 4 से स्टार्ट होते हैं। 4 क्योंकि 1 2 3 जो हैं इनके जस्ट 2 और 3 के 2 फैक्टर्स हैं, 1 इट्ससेल्फ 1 का एक ही फैक्टर होगा 1 है। अब जो है 4 ऐसा नंबर है जिसके 1 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। देखिए इसमें जो है हमारे पास 2 भी हैं इसके फैक्टर्स, 1 भी हैं और 4 भी है। 4 के बाद हमारे पास नंबर आ जाएगा 6, 6 के बाद आ जाएगा 8, 8 के बाद आ जाएगा 9, 10, 12, 14, 15 अप टू सो ऑन। इस तरीके से देखिए वो नंबर सारे आ जाएंगे जो प्राइम नंबर्स में नहीं हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सेट ऑफ हमारे पास रैशनल नंबर और सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं। तो रैशनल नंबर्स को हम जो है क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर हमारे पास क्यू से रिप्रेजेंट होंगे। और इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं या कौन से नंबर्स आते हैं, इसमें वो कहता है कि एक्स सच दैट ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एम बाय एन। अब एम बाय एन का मतलब क्या है कि हमारे पास ऐसे नंबर्स जो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे जा सकें, और इस फ्रैक्शन में जो नोमिनेटर एम और एन है ये दोनों हमारे पास क्या होने चाहिए, एम एन जो होने चाहिए बिलोंग करने चाहिए सेट ऑफ इंटीजर से, और इसमें एन नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये कंडीशन जिन नंबर्स पे है तो वो हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। और उन्हीं को करली ब्रैकेट में लिख देंगे तो हमारे पास जो है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बन जाएंगे। अब सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के लिए हमारे पास ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन फॉर्म में हों और नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों जो हैं ये सेट ऑफ इंटीजर्स होने चाहिए। अब सेट ऑफ इंटीजर्स में 0 भी होता है, लेकिन उसने साथ में कंडीशन लगा दी कि एन नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि जो डिनोमिनेटर है एन वो हमारे पास जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। नोमिनेटर 0 होता है तो हो जाए। इस तरीके से जो इरेशनल नंबर्स होते हैं, सेट ऑफ इरेशनल नंबर को हम जो है क्यू प्राइम से डिनोट करते हैं। और इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो है ऐसे नंबर्स जो फ्रैक्शन फॉर्म में ना लिखे जा सकें, जबकि उसके जो एम और एन हो वो बिलोंग टू जी हो और एन नॉट इक्वल टू 0 हो। तो कि जो नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे जा सकें वो रैशनल नंबर्स, जबकि जो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उसका हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर्स के बाद आते हैं हमारे पास जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होता है, द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल सेट। सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होंगे, द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल सेट्स। अब रैशनल सेट जो था उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते थे, यूनियन का सिंबल कैपिटल यू होता है, और इरेशनल सेट को हम क्यू प्राइम से रिप्रेजेंट करते थे। तो रियल नंबर को मैथमेटिकल फॉर्म में हम यूँ लिखेंगे। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स के इसमें जो रैशनल और इरेशनल नंबर्स के थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि नंबर्स कौन से रैशनल नंबर्स होते हैं और कौन से इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो अगर हम यूँ लिखें कि सपोज दैट हमारे पास जो है नंबर 3/0, तो ये जो नंबर है ये रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि उसने कहा था कि n नॉट इक्वल टू 0, तो ये इरेशनल नंबर होगा। इस तरीके से अगर हम यूँ लिख लें कि स्क्वायर रूट ऑफ 7/9,
तो ये भी रैशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। अब उसने कहा था कि एम एन बिलोंग टू जी, एम और एन किससे बिलोंग करने चाहिए, जी से बिलोंग करने चाहिए। अब इसका अगर एम नोमिनेटर देखें तो सेट ऑफ इंटीजर्स में स्क्वायर रूट ऑफ 7 नहीं होता। अगर यही नंबर इसी किससे आ जाता कि स्क्वायर रूट ऑफ 16/9, तब ये जो नंबर होता है ये हमारे पास क्या होता, रैशनल होता। अब इसमें और इसमें इन दोनों में फ़र्क क्या है, अगर स्क्वायर रूट का साइन आ जाए, हम कंसेप्ट क्या बनाएंगे कि अगर स्क्वायर रूट का साइन आ जाए और इसके नीचे जो रेडिकेंड होता है ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट के नीचे जो रेडिकेंड है ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो नंबर रैशनल होगा। अगर स्क्वायर रूट के नीचे जो रेडिकेंड है जैसे कि 7 है ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ये इरेशनल नंबर होगा। अब परफेक्ट स्क्वायर और नॉट परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं कि जैसे कि 16 जो है ये 4 का स्क्वायर बनता है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, जबकि 7 जो है कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जिसको हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 7 आ जाए। तो 1 का स्क्वायर लें तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर लें 4, 3 का स्क्वायर लें 9, 7 हमें नहीं मिलता। तो 7 जो है ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर अगर रेडिकेंट आ जाए तो वो हमारे पास नंबर क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। इस तरीके से अगर हम जो है डेसिमल की बात करें, डेसिमल्स में आ जाएं नंबर्स कोई भी, तो डेसिमल में ये होता है कि हमारे पास ये दोनों ही नंबर इरेशनल हैं। अब डेसिमल्स में ये होता है कि अगर हमारे पास 3.5 आ जाता है, पॉइंट के बाद नंबर ऑफ़ डिजिट्स फाइनाइट होंगे तो वो हमारे पास नंबर जो होते हैं वो रैशनल होते हैं। इस तरीके से अगर पॉइंट के बाद फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर्स की बात करें तो ये फाइनाइट नंबर्स हैं। देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसे कहते हैं, इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होता है कि 3.541 सपोजर चलते जा रहे हैं और साथ में 3.111 है। तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में पॉइंट के बाद जो है डिफरेंट आ जाएँ, रिपीट ना हो, तो वो होते हैं इरेशनल नंबर। जबकि हमारे पास अगर डेसिमल में नॉन टर्मिनेटिंग में पॉइंट के बाद डिजिट्स या ब्लॉक ऑफ डिजिट्स से रिपीट हो जाए तो वो नंबर भी कौन से होते हैं, रैशनल। तो अब रैशनल इरेशनल का फाइनली कंसेप्ट हमारे पास क्या बनेगा, 3 कैटेगरी के जो नंबर्स होंगे वो इरेशनल नंबर्स होंगे। एक वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड हो, जैसे कि 3.541 था, ये इरेशनल नंबर होगा। दूसरा वो नंबर इरेशनल नंबर होगा जिसके डिनोमिनेटर में 0 आ जाए। तीसरा वो नंबर इरेशनल नंबर होगा जिसके स्क्वायर रूट के नीचे जो रेडिकेंड हो वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो। इसके अलावा जो बाकी नंबर्स होंगे वो सारे क्या होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे। इसमें हम कम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस नहीं कर रहे। तो अब रैशनल और इरेशनल ये टोटल जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, रियल्स नंबर हैं। इसके अलावा एक और भी है कि अगर हमारे पास जो है इससे किससे आ जाए स्क्वायर रूट ऑफ -7 तो ये भी ये रैशनल नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स कोई भी नहीं होंगे क्योंकि ये रियल नंबर ही नहीं है। रेडिकेंड में अगर नेगेटिव साइन आ जाए तो ये कम्प्लेक्स नंबर होते हैं, क्योंकि हम इसको यूँ लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा नेगेटिव साइन अगर नेगेटिव साइन में आ जाए तो ये पॉजिटिव नंबर रेडिकेंड के नीचे होने चाहिए। इसी के अब हम जो है स्टूडेंट नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है ऑपरेशंस ऑन सेट। तो ऑपरेशन सेट में हमारे पास जो है फर्स्ट ऑपरेशन होता है यूनियन। यूनियन के लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो होता है कैपिटल यू। अब इसमें यूनियन क्या होता है कि हमारे पास अगर 2 सेट हैं, सपोज एट ए एंड बी, तो उन दोनों का हमने यूनियन फाइंड करना है। तो उन दोनों का यूनियन फाइंड करने के लिए हम उन दोनों सेट्स के कौन कौन से एलिमेंट्स लिख सकते हैं। तो यूनियन में ये होता है कि दोनों सेट के ऑल एलिमेंट्स हम लिख सकते हैं। मतलब हमारे पास जो है जो सेट ए के एलिमेंट्स होंगे वो भी हम राइट करेंगे और जो सेट बी के एलिमेंट्स होंगे वो भी हम राइट करेंगे, लेकिन जो 2 टाइम्स आ जाएंगे जो रिपीट हो रहे होंगे उसका हम राइट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है सेट ए में एलिमेंट्स है 1 2 और सेट बी में हमारे पास एलिमेंट्स आ जाते हैं 2 4। हमने इन दोनों का यूनियन फाइंड करना है तो हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू 1 2 यूनियन 2 4। अब इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास यूनियन क्या बनेगा, दोनों सेट के हम एल एलिमेंट्स लिखेंगे, मतलब कि 1 लिख देंगे, उसके बाद 2 भी लिख देंगे, उसके बाद 4 भी लिख देंगे। मतलब दोनों सेट के हमने एलिमेंट्स लिखे हैं, लेकिन हम 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 जो है वो रिपीट हो रहा है, लेकिन इसे 1 टाइम ही राइट करेंगे। इसी से इंटरसेक्शन में क्या होता है कि इंटरसेक्शन का जो सिंबल होता है वो हमारे पास जो होता है तो होगा यू की तरह, लेकिन हम जो उल्टा यू लिखेंगे। अब इसमें इंटरसेक्शन अगर हमने इन्हीं 2 सेट का फाइंड करना हो तो ए इंटरसेक्शन बी में स्टूडेंट्स क्या होगा कि दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स आएंगे।
कॉमन एलिमेंट्स का क्या मतलब होगा कि दोनों सेट्स के हमने जो देख रहे हैं कि जो दोनों सेट्स में सेम होंगे, मतलब दोनों सेट में मौजूद होंगे, जस्ट वो एलिमेंट्स लिखेंगे। जैसे कि 2 दोनों में है तो दोनों सेट के एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब डिफरेंस के लिए जो है आगे डिफरेंस के लिए हमारे पास जो हम नेगेटिव साइन भी यूज़ करते हैं, या फिर इसके लिए जो होता है हमारे पास जो है इस तरह का ये वाला सिंबल भी यूज़ होता है। अब इसमें एक सिंबल यूँ लिखा जाता है, ये होता है डिवाइड के लिए, जबकि अगर इसी को इसी किस लगा दें तो ये सेट में डिफरेंस के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर हमने इन्हीं दो सेट का है ए बी का डिफरेंस फाइंड करना हो तो डिफरेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, ए डिफरेंस बी इज़ इक्वल टू, देखिए फर्स्ट सेट ए है तो सेट ए के एलिमेंट्स लिख देंगे, उसके बाद डिफरेंस है, उसके बाद सेट बी है तो सेट बी के एलिमेंट्स लिख देंगे 2 4। अब हमने क्या करना होता है, डिफरेंस में फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे, जो फर्स्ट सेट ए के हैं 1 2, इस सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे, लेकिन वो हम लीव कर देंगे, वो छोड़ देंगे जो नेक्स्ट सेट में मौजूद होंगे। तो 1 हम लिख देंगे, 2 हम नहीं राइट करेंगे क्योंकि 2 सेट आगे अगले वाले सेट में मौजूद है। तो क्या फर्स्ट सेट के जस्ट हमने एलिमेंट्स लिखने हैं, लेकिन सिर्फ वो वाले लिखने हैं जो सेट बी में नेक्स्ट सेट में मौजूद नहीं होंगे। अगर हम कंप्लीमेंट की बात करें तो कंप्लीमेंट में क्या होता है कि हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट होता है हमारे पास, जिसे हम जो है यू से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल सेट, और एक सेट हमारे पास सपोज दैट ए सेट हो, सेट ए कोई भी हो सकता है, वो है हमारे पास 1 2। जबकि यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट ए के सुपर सेट बने, देखिए सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट यू में मौजूद होने चाहिए। तो ये अगर हमारे पास जो है यू और ए हमारे पास को जो सेट हैं तो वो कहता है कि सेट ए का कंप्लीमेंट फाइंड करें। तो कंप्लीमेंट की नोटेशन देखते हैं, कंप्लीमेंट की नोटेशन ए प्राइम भी लिख पाते हैं और जो है ए के ऊपर स्मॉल सी भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होती है, कंप्लीमेंट की नोटेशन होती है। अगर सेट ए का हमने फाइंड करना है, अगर सेट बी का हमने फाइंड करना है तो बी के ऊपर प्राइम लिख दें या जो है बी के ऊपर स्मॉल सी लिख दें। तो ये वाली जो नोटेशंस होंगी कंप्लीमेंट के लिए होंगी। कंप्लीमेंट फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास होता है, अगर हमने ए का कंप्लीमेंट फाइंड करना है तो ए कंप्लीमेंट मान जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। देखिए इसमें भी हम डिफरेंस लेंगे, लेकिन इसमें डिफरेंस किस पर लेंगे, यूनिवर्सल सेट में से जिस सेट का हमने कंप्लीमेंट फाइंड करना है उस सेट का हम डिफरेंस लेंगे। इसका फार्मूला होगा यूनिवर्सल सेट माइनस आगे वो सेट राइट करेंगे जिसका हमने कंप्लीमेंट फाइंड करना है। अब फाइंड कैसे करेंगे, हमारे पास अगर यू सेट है तो यूनिवर्सल सेट है पहले, तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिख देंगे 1 2 3 4, उसके बाद नेगेटिव साइन, उसके बाद सेट ए है, सेट ए का एलिमेंट्स है 1 2। अब इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो एलिमेंट्स आएंगे वही डिफरेंस की तरह ही हम राइट करेंगे कि फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स राइट करेंगे, लेकिन वो हम छोड़ देंगे जो नेक्स्ट में है। तो 1 हम नहीं लिखेंगे, 2 भी हम नहीं लिखेंगे, 3 और 4 हमारे पास जो है एक कंप्लीमेंट का आंसर बन जाएगा। ये थे हमारे पास जो है ऑपरेशंस ऑन सेट। तो हमारे पास टोटल ऑपरेशंस कितने थे, 4, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट और डिफरेंस का मेथड दोनों का सेम ही है, जस्ट कंप्लीमेंट का एक फार्मूला है जो आपने ये वाला तैयार करना होगा। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 5.1 पे। तो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। सो स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.1 है, वो कहते हैं कि इफ़ एक्स हमारे पास सेट हो 1 4 7 9 इसमें एलिमेंट्स हैं, जबकि आगे वाई सेट है इसमें होता है 2 4 5 9 एलिमेंट्स हैं। देन फाइंड एक्स यूनियन वाई, तो इन दोनों सेट्स का हमने यूनियन फाइंड करना है, तो ये हम फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है एक्स इंटरसेक्शन वाई, इन दोनों सेट का हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है, वाई यूनियन एक्स, तो इन दोनों सेट का हमने जो है यूनियन फाइंड करना है। नेक्स्ट हमारे पास है कि वाई इंटरसेक्शन एक्स, मतलब कि जो क्वेश्चन नंबर 4 के हैं जिन पर ये स्टार्स बने हुए हैं ये हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल है ये लोग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट्स आपके असाइनमेंट होगी। तो यूनियन इंटरसेक्शन का कंसेप्ट आपको मिल चुका है, ये आप खुद सॉल्व करेंगे। जबकि जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस ये सिलेबस में नहीं है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।